1941 में उत्तरी अफ्रीका और ग्रीस में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के खिलाफ और सोवियत मोर्चे पर अपनी सेनाओं को विभाजित करने वाली जर्मनी के लुफ्तवाफे को यह देखना पड़ा कि उनके प्रमाणित योद्धाओं जैसे मेसरश्मिट बीएफ 109 और फोके-वुल्फ 190 के बावजूद हिटलर ने उनसे मांगी गई सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे पर्याप्त नहीं थे। उन्हें जो चाहिए था वह एक नया हथियार था जो जर्मन योद्धा प्रौद्योगिकी सहयोगी देशों की तुलना में अधिक उन्नत थी। एक हथियार जो सिर्फ घातक ही नहीं था बल्कि रोकना असंभव था। उन्हें एक वुंडरवाफन की जरूरत थी और वे मानते थे कि वे इसे पहले से ही डिजाइन कर रहे हैं। मेसरश्मिट मी 227 पहला संचालनीय जेट फाइटर, दुनिया में 560 मील प्रति घंटे की समतल गति, 30 सात 750 फीट की ऊंचाई की सीमा और 3900 फीट प्रति मिनट की चढ़ाई की दर के साथ सहयोगियों के पास इसके समान उनकी सूची में कुछ भी नहीं था। यह लड़ाकू एस्कॉर्ट के माध्यम से विस्फोट कर सहयोगी बॉम्बरों पर तबाही मचा सकता था। इसके नाक पर 4 तोपें थीं जो एक बॉम्बर के फ्यूजलाज को काट सकती थीं। लेकिन वादे के बावजूद युद्ध के इतिहास के दौरान एक तथ्य अस्वीकार्य रहा है। हथियार का महत्व उसे उपयोग करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। आज की कड़ी में हम द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के प्रमुख जेट फाइटर एसएस की जांच करेंगे। पहले जेट एसएस। विश्व की युद्धों में आपका स्वागत है। 11 अप्रैल 1954 को एयरप्रोबुंग्स कमांडो 267 को लेचफेल्ड में युद्ध में 227-2 का परिचय देने के लिए गठित किया गया था। ठीक एक महीने बाद 26 जुलाई को एक 267 ने एक आरएएफ मॉस्किटो रेकी विमान को रोकने के लिए उड़ान भरी, जो लुफ्तवाफे के पिस्टन योद्धाओं के लिए मॉस्किटो की उच्च गति और ऊंचाई की कार्यक्षमता के कारण खासकर मुश्किल लक्ष्य था। नियंत्रणों पर लेफ्टिनेंट अल्फ्रेड श्राइबर थे। 20 वर्षीय श्राइबर ने लुफ्तवाफे में अपने दांत काटे थे। बड़े बेहद भारी दोहरे इंजन वाले मेसरश्मिट बीएफ 110 हैवी फाइटर को उड़ाने से पहले नए जेट फाइटर यूनिट में पुनः नियुक्त किया गया था। रैफ के 540 स्क्वाड्रन के मॉस्किटो को देखते ही उन्होंने अपना हमला शुरू कर दिया। उन्होंने निहत्था रेकी विमान को 20 मिमी कैनन से भर दिया। हमले के समय उन्होंने देखा कि फ्रंट हैच को अग्रिम फ्यूजलाज से निकाल दिया गया था, जो पंख और पूंछ को मार रहा था, और उन्होंने समझा कि क्रू बाहर निकल रहा है। लेचफेल्ड लौटते हुए उन्होंने अपने अधिकारियों को यह रिपोर्ट की कि उन्होंने 227 के लिए पहली किल की थी, और तब से लुफ्तवाफे में ऐसा मान्य किया गया। इतिहास विवादित है क्योंकि हैच बंदूकों के क्षति से गिरे और घायल मॉस्किटो इटली में अपने आधार पर लंगड़ाकर वापस पहुंचने में सक्षम था, जहां इसने क्रैश लैंडिंग की। चूंकि विमान वास्तव में खो गया था, इसलिए कई इतिहासकार इसे पहली जेट विजय कहते हैं। हालांकि पायलटों की खुफिया जानकारी बच गई, इसलिए बाकी लोग सहमत नहीं हैं। आपकी विचारधारा क्या है, इससे मायने नहीं रखता। श्राइबर ने उस दिन कुछ हासिल किया था। वह था सहयोगी वायुसेनाओं में झटके भेजना, जैसे कि एक प्रोपेलर रहित की कहानी। लड़ाकू विमान एक मच्छर की तरह तेज जंगली आग की तरह फैल गया। कई सहयोगी पायलटों ने 227 के साथ नई प्रकार की लड़ाई की गन कैमरा फुटेज देखने तक इस पर विश्वास नहीं किया। श्राइबर अपनी नई उपलब्धि के लिए त्वरित निर्माण करेंगे और 4 अतिरिक्त विमानों को नीचे गिराएंगे, जिससे उनकी कुल किल्स 5 पार हो जाएगी, जो आमतौर पर एस के रूप में चिह्नित होती है। उनके दावों में 3 सुपरमरीन स्पिटफायर और एक अमेरिकी ऑपरेटेड 11 हाई स्पीड रिकॉन्सांस विमान शामिल है। उनकी 5वीं किल 28 अक्टूबर 1940 को हुई, जिसमें उन्होंने एक रिकॉन्सांस P-38 लाइटनिंग को नीचे गिराया और पायलट द्वितीय लेफ्टिनेंट यूजीन सेल्जा विलियम्स ने बेल आउट किया। बंदी, सफलता और सबूत के लिए उत्साही
262 परियोजना फल दे रही थी। श्राइबर को लुफ्तवाफे के प्रमुख हरमन गोरिंग को व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करने के लिए कहा गया, जो फिर हिटलर को दुनिया के पहले जेटएस की कहानी सुना सकते थे। हालांकि श्राइबर और उनके साथी की सफलता संघियों द्वारा अनदेखी नहीं गई थी और लिचफील्ड जल्द ही एक बहुत ही संघीय बमबारी ने भारी बमबारी का मुद्दा बना दिया। 60-272 एस नष्ट हो जाते थे और उन्हें संचालित रखने के लिए जटिल सहायक उपकरण भी आवश्यक थे, लेकिन 262 का उत्पादन जारी रहा, अक्सर भूमिगत कारखानों में जर्मनी द्वारा अभी भी कब्जा किए गए देशों से दास श्रम का उपयोग करके। 1954 की 26 नवंबर को, सिर्फ उसके 2 सप्ताह बाद, 21वें जन्मदिन के बाद लौटते समय श्राइबर का 262 लेकफील्ड एयरफील्ड के खड्डों में से एक को छूने लगा, जो चारों ओर खुदाई गई थी। जेट्स का कार्ट व्हील होने से तुरंत नष्ट हो गए, जिससे वह तत्काल मर गए। मई 1913 को सोमरफेल्ड, लाइप्जिग के पास, हाइनरिच बाहर को बचपन से ही उड़ान के विचार से प्यार हो गया था और वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी को पहले से ही किसी भी बड़े हवाई दल का धारण करने से मना किया गया। इसलिए उन्होंने नागरिक एयरलाइन बनने की कोशिश की, पायलट, लेकिन यह वित्तीय दृष्टिकोण से असंगत था। इसलिए उन्होंने युद्धोत्तर जर्मनी की राइट्सवेहर में मैकेनिक के रूप में काम किया। हिटलर ने जर्मनी को हथियारबंद करना शुरू कर दिया और अंततः 1937 में लुफ्तवाफे में पायलट के रूप में स्वीकार किए गए। युद्ध के प्रकोप पर 1929 के सितंबर में पोलैंड में लड़ने के बजाय उनकी इकाई मेसर्शमिट बीएफ 109 एक शानदार लड़ाकू विमान उड़ाते हुए उसका काम ब्रिटानी और फ्रेंच विमानों के खिलाफ फ्रांको जर्मन सीमा की सुरक्षा करना था। 1929 की 25 सितंबर को उन्होंने एक फ्रेंच एयर फोर्स कर्टिस P-30-8 हॉक को देखा और उसे मशीन गन की आग से निपटा, फ्रेंच लड़ाकू को आग में गिरा दिया और उन्हें हवाई युद्ध में उनकी पहली विजय दी। अगले वर्ष वह फ्रांस के युद्ध में 2 और फ्रांसीसी जोड़ देंगे। युद्ध में भाग लेने से पहले ब्रिटेन ने अपने टैली में 2 विमान जोड़े और तीव्र लड़ाई में 10 RAF विमान गिराए। हालांकि उन्हें चोटें जरूर लगीं और कई बार उन्होंने क्षतिग्रस्त विमान के साथ बेस पर वापसी की। उन्हें 2 सितंबर 1940 को अंग्रेजी चैनल पर गिराया गया, लेकिन उन्हें बचाकर उनके बेस पर वापस लाया गया, एक हीरो की तरह घर लौटने, स्वागत और हरमन गोरिंग को व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करने के निर्देश। ये मुलाकात अच्छी नहीं हुई। बार और उनके सशस्त्र साथियों को ब्रिटेन के युद्ध की वजह से चिंता थी। उन्होंने गोरिंग की उदासीन टिप्पणी के बाद लुफ्तवाफे कमांडर ने उन्हें अपनी दृष्टि से हटा दिया, पर उन्होंने अनुपालन नहीं करने वाले पायलट को नहीं भूला, जो बार के लिए हानिकारक था। गोरिंग एकमात्र वरिष्ठ अधिकारी नहीं थे जिन्हें उम्मीद से कम सम्मान मिला। बार से, जिनकी हवाई साहसिकता को उनकी स्पष्टवादिता द्वारा मिलाया गया था जब वह भूमि पर नेतृत्व में गलतियां देखते थे, फिर भी उनके एक लड़ाकू पायलट के रूप में कौशल के साथ उन्हें सहन किया गया जब वे पश्चिम में RAF से लड़ते रहे। यह पूर्वी मोर्चे पर था जहां बार अपने नए BF 109F मॉडल उड़ाने के दौरान मारने की गिनती के साथ नकली किंतु प्रसिद्ध स्थिति प्राप्त करेंगे। घातीय रूप से बढ़ गई। 1942 में बार, जिनके पास 80 मारने की श्रेय है, अब लुफ्तवाफे के प्रमुख योद्धा SS के शीर्ष 5 में थे। 1942 में 19 मई को अकेले उन्होंने 5 सोवियत विमानों को मार गिराया, जिससे उन्हें नाजी जर्मन समाज में उनकी तुलना में अधिक प्रसिद्ध होना चाहिए था। लेकिन उनकी सीमांत अवज्ञा कई बार उनके अधिकारियों के प्रति, जो कठोर नाजी पार्टी के सदस्य थे, अक्सर देखी गई। उन्हें राजनीतिक रूप से स्वीकार्य किया गया, लेकिन उत्तम नहीं पायलटों के पक्ष में जो जर्मन प्रचार में थे। 1941 के जून से बार को उत्तरी अफ्रीकी थिएटर में स्थानांतरित किया, जहां जर्मन सेनाओं का न केवल ब्रिटिश कॉमनवेल्थ सेनाओं बल्कि नवागत अमेरिकी सैनिकों से भी सामना था। उत्तरी अफ्रीका में उन्होंने अपनी क्षमता को बार बार साबित किया, लेकिन अंत में यह सब व्यर्थ था, क्योंकि हिटलर ने उत्तरी अफ्रीकी अभियान में रुचि खो दी थी, बजाय इसके सोवियत संघ पर ध्यान केंद्रित करने के। उत्तरी अफ्रीका में कई जर्मन सैनिक आपूर्तियों की कमी
और संयुक्त सैनिकों की बढ़ती संख्या से पीछे धकेले जा रहे थे। अंततः उत्तरी अफ्रीका के गिरने के बाद बार की इकाई को यूरोप से हटाया गया। सहयोगियों के कारण उसे अवसाद में गहराई, जिसमें उसने लड़ाई की भावना खो दी। इसने गोरिंग को बार के पहले टिप्पणियों के लिए प्रतिशोध का अवसर प्रदान किया और उसे दुश्मन के सामने कायरता के लिए अनुशासित किया गया। गोरिंग को सभी कमांड से निकाल दिया गया, लेकिन पूरी तरह से हटाया नहीं जा सका, क्योंकि जर्मनी को हर योग्य पायलट की आवश्यकता थी। जल्द ही बार फोके-वुल्फ FW 180 लड़ाकू विमानों को उड़ा रहे थे। संघीय बम्बरों द्वारा तीव्र वायु बमबारी से राइच की रक्षा कर रहे थे। 1944 की 22 अप्रैल को उन्होंने एक अमेरिकी B-24 लिबरेटर बॉम्बर को मार गिराया, जिससे उनकी कुल स्कोर 200 विजयों तक पहुंच गया। अब गोरिंग के कायरता के आरोपों के दाग से मुक्त बार जल्द ही फिर से युद्ध के दौरान लड़ाकू इकाइयों की कमान संभाल रहे थे। जैसा कि युद्ध संघियों के पक्ष में बढ़ता जा रहा था, उनकी उत्कृष्ट क्षमता को देख उन्हें में 227 पायलटों में शामिल करने का निर्णय लिया गया और 1945 के फरवरी में लेचफेल्ड की प्रशिक्षण इकाई की कमान संभालने के आदेश दिए गए। ऐसी ही निराशाजनक स्थिति थी जिसमें जर्मनी उस समय खुद को पाया। इसके अनुदेशक नए पायलटों की प्रशिक्षण के बीच युद्ध निकासी उड़ाते थे, और यह बार अपवाद नहीं था। 1945 के 14 मार्च को बार ने जेट फाइटर में अपनी पहली सफलता का दावा किया। एक P-50 एक मस्तांग को गिरा दिया। 2 दिन बाद उन्होंने एक लिबरेटर का दावा किया और फिर 3 दिन बाद वे उसी मिशन में एक और दावा कर चुके थे। 1945 के 19 अप्रैल को 227 में 2 अलग अलग उड़ानों में उन्होंने 3 B-27 मारॉडर बॉम्बर्स को नष्ट कर दिया। लेकिन युद्ध के इस देरी के बाद ऐसी विजय अलाइड्स के लिए खोखली थी। लुफ्तवाफे को कई गुना अधिक था। 4 दिनों से कम समय में लेकफेल्ड पर बार बार हमलों के बाद बार को करिश्माई अडोल्फ गैलैंड की कमांड के तहत मुंचेनहाइम में स्थानांतरित होना पड़ा, जिन्होंने उस समय तक 262 में 5 अलाइड विमानों को गिरा दिया था। बार और गैलैंड कई तरीकों से समान थे, क्योंकि दोनों को अक्षम नेतृत्व से घृणा थी, और इस प्रकार दोनों ने करियर में क्रोध अनुभव किया। उन निराशाजनक अंतिम दिनों में पायलटों ने अपने करियर की सबसे अच्छी प्रदर्शनी की, जबकि उन्हें यह जानते हुए कि वे अंततः एक हारने वाली लड़ाई लड़ रहे थे। और खराब यह था कि उनके जेट्स को नष्ट करने की कोशिश करने वाले बार बार हवाई हमलों और 262 पायलटों को एक श्रेष्ठ सहयोगी लड़ाकू बल से निपटना पड़ा, जिसने अब तकनीकों का विकास किया था उनसे लड़ने के लिए। उनका सबसे प्रमुख तरीका था उन्हें उनके आधार पर वापस ले जाना और उन्हें उनकी कोशिश करते समय गोली मारना, जब वे कम ईंधन पर लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। 1945 के 26 अप्रैल को गैलैंड ने B-26 बॉम्बर्स और P-47 थंडरबोल्ट लड़ाकू विमानों के एक संघ के खिलाफ युद्ध किया। गैलैंड ने 2 B-26 को नष्ट किया, परंतु एक P-47 ने उसके जेट को सच्चा नुकसान पहुंचाया और उसकी घुटने में चोट लगाई। उसने बेस पर लंगड़ाते हुए वापस जाने की कोशिश की। सिर्फ और अधिक थंडरबोल्ट्स के हमले से उसके 262 को नष्ट कर दिया गया। लड़ाई से बाहर गैलैंड ने बार को संभाला, जानते हुए कि युद्ध कुछ दिनों में समाप्त होने वाला था, क्योंकि सहयोगी निकट थे। 27 और 29 अप्रैल के बीच बार 3 और P-47 को काट देगा, जिससे उसकी 227वीं में कुल मार की संख्या 16 हो जाएगी। अब जर्मनी हार रहा था और अस्पताल के बिस्तर से गैलैंड ने बार और उसके लोगों को आसपास के अमेरिकी इकाइयों के समर्पण का आदेश दिया। एक खोई हुई वजह के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। जब हिटलर ने 30 अप्रैल को बर्लिन में आत्महत्या कर दी थी, हालांकि कठोर नाजी अधिकारी चाहते थे कि बार अंत तक दबाव बनाए रखें, लेकिन अयोग्य वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति अपनी सामान्य उपेक्षा दिखाते हुए उन्होंने इनकार कर दिया, जिससे उन्हें युद्ध के अंत की संध्या पर गोली मार दी गई थी। 4 मई की सुबह बार ने अपने लोगों को बताया कि उनका युद्ध अब समाप्त हो गया था। उन्होंने तत्परता से अपने गर्वित जेट फाइटर्स और विमानों का नष्ट करना शुरू कर दिया। बंदी बनाए जाने से पहले दोपहर में उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स नष्ट कर दिए। युद्ध के बाद बार ने अपनी 16 विजयों के साथ काफी समय तक द्वितीय विश्व युद्ध के सर्वाधिक स्कोर करने वाले जेट एस के रूप में मान्यता बनाए रखी।
वह 1950 के दशक में भी नागरिक के रूप में उड़ान भरता रहा, जब तक कि 18 अप्रैल 1957 को, जब वह एक विमान का परीक्षण कर रहा था, वह एक समतल स्पिन से बाहर नहीं आ सका और मर गया। अगर कुर्ट वेल्टर के करियर के बाद की शोध के लिए नहीं होता, तो हाइनरिच बाहर द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे अधिक स्कोर करने वाले जेट एस की उपाधि को बनाए रखते। 25 फरवरी 1916 को कोलोन में जन्मे वेल्टर एक अत्यंत संकल्पशील व्यक्ति थे, जिन्होंने लुफ्तवाफे की भर्ती की पंक्तियों के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। विभिन्न कार्य करते हुए उन्होंने अंततः अपने पंख प्राप्त किए और क्वेडलिनबर्ग उड़ान प्रशिक्षण स्कूल में अनुदेशक के रूप में नियुक्त हुए। हालांकि वेल्टर ने एक संचालन योद्धा इकाई में पोस्ट होने की बार बार मांग की, जो उसे प्राप्त नहीं हुई। उनके अधिकारी पहले झिझक रहे थे, मानते हुए कि वह एक प्रतिभाशाली पायलट और एक विशेषज्ञ अनुदेशक दोनों थे। संक्षेप में, एक व्यक्ति की बात है जो अपने कौशल और ज्ञान को सौंपकर तीसरे राइज की उत्कृष्ट सेवा कर सकता था। फिर 10 अगस्त 1923 को उन्होंने अल्टेनबर्ग में अंधा उड़ान स्कूल में संक्रमण किया, जहां नए लुफ्तवाफे पायलटों को रात्रि उड़ान और रात्रि युद्ध कौशल सिखाए जाते थे। जैसा कि जर्मनी का युद्ध हवा में और भी हताशाजनक हो गया, स्कूलों के कई अनुदेशकों ने यातायात बमबारी अभियान को बाधित करने के प्रयास में संचालन मिशन उड़ाने का काम खुद किया, और इस प्रकार वेल्टर अंत में लड़ाई में भाग लेने की अनुमति मिली, खासकर आरएएफ रात्रि बमबारी छापामारों के खिलाफ। युद्ध के इस स्थिति में रात्रि योद्धाओं को हवाई रडार से सुसज्जित किया गया था, जिससे वे अपने शिकार को खोज और संपर्क कर सकें, लेकिन जर्मनी में इसकी कमी थी। इस प्रकार दिन के योद्धाओं का उपयोग आरएएफ बमबारी विमानों से संपर्क करने के लिए किया गया था, जिन्हें भूमि खोज लाइटों से प्रकाशित किया गया था, जिसे वाइल्ड त्साओ कहते हैं। रडार की कमी और तकनीकी बाधाओं के बावजूद वेल्टर की कौशल, तीव्र दृष्टि और शिकार क्षमता ने वाइल्ड त्साओ संचालन में सक्रिय होने पर उसे आकाश में उड़ान भरने में सहायता की। अपने पहले मिशन में अकेला उसने हनोवर में 2 4 इंजन भारी बम्बरों को गिराया और तीसरे मिशन में इसे दोहराया, साबित करते हुए कि वह सिर्फ एक रात का उल्लू नहीं था। उसने दिन के कई मिशनों की जिम्मेदारी उठाई थी खिलाफ यूएसएएफ एक ही दिन में 2 P-51 मुस्तांग लड़ाकू विमानों को नीचे गिराते हुए। अनुमान लगाया गया है कि वेल्टोर विंग कमांडर गाय गिब्सन ने एक मॉस्किटो को गिराया, जो डैम बस्टर्स छापेमारी का नेतृत्व कर रहा था। लेकिन जबकि इसका समर्थन करने के लिए कुछ परिस्थितिक सबूत हैं, इसे कभी साबित नहीं किया गया है। 8 अक्टूबर 1954 को उन्हें नाइट्स क्रॉस की सम्मानित किया गया था। 33 सहयोगी विमानों के नष्ट होने के लिए अधिकांश रात्रि में वेल्टर ने स्वीकार किया कि वह और अच्छा कर सकता है। समर्पित और प्रेरित लुफ्तवाफे अधिकारी का लक्ष्य था कि वह 262 को रात्रि युद्ध में लाएं। संसाधनों की सीमितता के बावजूद लुफ्तवाफे जेट फाइटर के संचालन संबंधी कई समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा था। अधीनस्थों और अधिकारियों दोनों से उसे बहुत संदेह मिला, फिर भी वह अविचलित था। 267 के एक समर्पित रात्रि योद्धा संस्करण पर कार्य पहले ही आरंभ हो चुका था, जो नवनिर्मित 2 सीट वाले प्रशिक्षक पर आधारित था, पिस्टन इंजन की तुलना में जेट उड़ान की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए। वॉल्टर को बताया गया कि यह महीनों में तैयार हो सकता है, लेकिन बेशक जंगली सुअर संचालन के सिद्ध मास्टर होने के नाते उन्होंने तर्क किया कि वे मूल दिन योद्धा संस्करण के साथ जेट योद्धा रात्रि युद्ध शुरू कर सकते हैं। हिटलर के प्रभावित होने के बाद फेल्तर को लेचफेल्ड भेजा गया, जहां उन्होंने 262 उड़ान का प्रशिक्षण लिया, इससे पहले कि उन्होंने अपनी विमान चलाने वाली टीम का संगठन किया। उन्होंने अपने 260 दोस्त को ब्रैंडेनबर्ग ऑटोबाहन के एक खंड से चलाने का निर्णय लिया, जो युद्ध से पहले बनाया गया जर्मनी का एक हाईवे है। इसका फायदा यह था कि यह संघीय बमबारी वालों का सीधा लक्ष्य नहीं था, जैसे एक विकसित हवाई अड्डा, जिससे उन्हें दुश्मन विमानों से ज्यादातर परेशानी नहीं थी। संचालन दिसंबर 1954 के मध्य में शुरू हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश इस समय की सटीक तस्वीर उलझन में है, क्योंकि विभिन्न स्रोत एक दूसरे का विरोध करते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि 12 दिसंबर 1954 को उसने आरएएफ लैंकास्टर बॉम्बर को
267 द्वारा पहली रात्रिवध किया। वहीं अन्य रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस कार्य में उसने 4 RAF मॉस्किटोज को भी मार गिराया था। स्थिति केवल इस खुलासे से और अधिक उलझी हुई है कि उस अवधि में वह BF 109 पिस्टन इंजन फाइटर उड़ाता रहा, जब उसकी इकाई 262 को संचालनात्मक बनाने पर काम हो रहा था। 1945 में 262 पूरी तरह RAF के भारी और वेल्टा के खिलाफ रात्रि युद्ध में संगठित हो चुका था। वेल्टा ने अपनी कौशलता का पूरी तरह से उपयोग करते हुए जेट फाइटर को रात्रि में उड़ाने की नई समस्याओं का सामना किया। जेट की वाइल्ड सो भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसने भूमि आधारित सर्चलाइट और एंटी एयरक्राफ्ट गन कमांडर्स के साथ घनिष्ठता से काम किया। सर्चलाइट्स ने आकाश को उज्ज्वल किया, बॉम्बर्स के संघनन पथ पर केंद्रित होकर, जिसे वेल्टर ने अपने लक्ष्य की दिशा निर्धारित करने के लिए उपयोग किया। रात की हवा में 400 मील प्रति घंटे से अधिक गति से बढ़ते RAF बॉम्बर्स के गनर्स को अपनी लड़ाकू विमान पर गन्स लाने का मौका नहीं मिला। फिर भी वेल्टर के पास कुछ करीबी कॉल्स से अधिक थे। उसका विमान बॉम्बर्स के साथ आग के विनिमय में क्षतिग्रस्त हुआ, जिसने उसे अपने बांध के बाहर वापस जाने पर मजबूर किया। वे विमान को ठीक से नहीं चला सके, क्रैश लैंडिंग की छेड़छाड़ की, लेकिन वन क्षेत्र में विमान जमीन पर फिसलने से पहले आराम करने लगा। दुर्घटना की गंभीरता के बावजूद उन्हें खरोंच बिना बचने में सफलता मिली और अगली रात को उन्होंने बदले हुए विमान से उड़ान भरी। 1945 के अप्रैल तक पहले रेडार सुसज्जित 2 सीट वाले ऑपरेशनल हो गए, जिसमें वेल्टर की इकाई बर्लिन की सुरक्षा कर रही थी। इनमें मध्य VHF बैंड FUG 218 नेपच्यून 5 रेडार सुसज्जित थे। रेडार के साथ तकनीकी समस्याएं निरंतर उत्पन्न होती रहीं और जंगली सुअर यूनिट को युद्ध समाप्त होने से पहले ही सहयोगियों की सहायता करने के लिए बाध्य हो गए। वेल्टर का अंतिम युद्धकालीन स्कोर कहा जाता है कि कहीं 49 विमानों के क्षेत्र में होगा, जिनमें से कम 20 को 267 में स्कोर किया गया था। ये 20 युद्धोत्तर विजयें पुष्ट हैं, लेकिन वेल्टर ने 6 अतिरिक्त दावे भी किए हैं। यह समझना कठिन है कि वेल्टर का करियर 227 में इतने समय तक लगभग पूरी तरह से अनदेखा क्यों गया, लेकिन फिर भी 20 विजयों के साथ वह द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे अधिक स्कोरिंग जेट एस का है। 7 मार्च 1949 को कुर्त वेल्टर डेनिश जर्मन सीमा के निकट रेलवे क्रॉसिंग पर थे, जहां एक गुजरती ट्रेन से एक असुरक्षित लॉग गिरकर उनकी मृत्यु का कारण बना। और वहां आपके पास नाजी जर्मनी के सबसे महान जेटर्स की कहानियां हैं। नीचे अपने विचार और प्रतिक्रिया छोड़ें और याद रखें कि वीडियो को पसंद करें और चैनल के समर्थन के लिए सदस्य बनें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।